इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ALP CBT2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये तीसरा सेट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एन इलेक्ट्रिकल फर्नेस, ऑटोमोबाइल इंजन, लेंस या जेट इंजन। ठीक है, बोला गया कि किसी इनमें से किसी ऑब्जेक्ट का जो पावर है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं डायमीटर में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस। ऑप्टिकल पावर की बात करते हैं। ठीक है, लेंस का ऑप्टिकल पावर एक्चुअली क्या चीज़ को बतलाता है, या लेंस का पावर एक्चुअली क्या चीज़ को बतलाता है कि वो जो रेज है, या ठीक है, वो जो लाइट रेज है वो डाइवर्ज होगा, कन्वर्ज हो रहा है, बेंड हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इस चीज़ को बतलाता है वो पावर। ठीक, तो लेंस का जो पावर हम लोग मेज़र करते हैं वो डायप्टर में मेज़र करते हैं। ठीक, और पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का इन्वर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं किसी लेंस का अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका पावर भी, ऑप्टिकल पावर भी 1 डायप्टर ही होगा, क्योंकि इसका 1/1 पुट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1 डायप्टर ही होगा। When an object is released freely from a certain height, what is the effect on the energy of it? There is no change in energy. Deficit energy reduces, potential energy decrease and kinetic energy increase, potential energy grows. क्या होगा? ठीक है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी सर्टेन हाइट से फ्री फॉल करवाते हैं तो उसका क्या होता है, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे होता है तो उसके पास एनर्जी जो होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन हाइट से जैसे जैसे वो नीचे की ओर आ रहा होता है, ठीक है, तो उसके पास क्या होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी घटते जाता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी बॉडी किसी हाइट से नीचे की ओर आ रहा होता है तो उस टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। द प्रिस्क्राइब्ड परमिसिबल नॉइस लेवल एल इक्विवेलेंट फॉर द कमर्शियल एरियाज एट डे टाइम इज 45 dBA, 65 dBA, 50 dBA या फिर 55 dBA डेसिबल है ये। ठीक है, तो कमर्शियल एरियाज़ के लिए डे टाइम पे जो परमिसिबल नॉइस लेवल है वो कितना हो सकता है। ठीक है, कितना होना चाहिए, मैंने उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कमर्शियल एरिया पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65। ठीक है, कमर्शियल एरिया का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑफिसेज वगैरह होते हैं, ठीक है, कमर्शियल ट्रेड वगैरह होता है। ठीक है, तो वो ऐसे जगहों पे जो नॉइस लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 65 डेसिबल होता है, जबकि हम लोग का जो रेसिडेंशियल एरिया होता है उसके पास वो जो होता है वो 55 dBA के आसपास होता है। ठीक है, देखिए और एक चीज़ कि रात के टाइम पे, क्योंकि रात में सोने वाला टाइम है, तो रात में जो नॉइस है, नॉइस लेवल है, परमिसिबल नॉइस लेवल, वो डिक्रीज़ कर जाता है, वो कितना होगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे कमर्शियल एरिया में 65 होगा। ठीक है, सबसे कम रेसिडेंशियल एरिया में होता है, उसके बाद हो जाता है आपका कमर्शियल एरिया, उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, कमर्शियल एरिया में इससे 10 बढ़ा दीजिए रेसिडेंशियल एरिया से, तो ये हो जाएगा 65, और इंडस्ट्रियल एरिया में 75। उसी तरह से बात करें रात के टाइम पे 45 और इसका 55। ठीक है, और इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया में रात के टाइम में 70 dBA जो है अलाउड है, परमिसिबल है। ठीक है, तो याद रखना आसान है, 55, 65 और 75। रात के टाइम की बात करें तो 10-10 घटा दीजिए, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रात में भी कम नहीं कर पाते हम लोग। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर बिटवीन 2 स्टेशंस। ठीक है,
4000 घंटे, 1.1 आवर, 4000 मिनट या 6.35 मिनट्स। क्या होगा इसका आंसर? स्पीड दिया हुआ है, टाइम निकालना है अगर डिस्टेंस 60 किलोमीटर है तो। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ है 60 किलोमीटर। ठीक है, इसको बदलेंगे हम लोग मीटर में, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है स्पीड में, स्पीड का दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसको भाई बदलना पड़ेगा हमको। ठीक, उसके बाद बात करें इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाता है? 4000 सेकेंड। लेकिन यहाँ पे 4000 सेकेंड कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, देखिए ऑप्शन, आपको ऑप्शन देख के आपका 4000 आवर मार दीजिएगा, लेकिन आंसर कितना में आ रहा है? 4000 सेकंड में आ रहा है। 4000 सेकंड कहीं पे भी आंसर नहीं है। तो इसको अगर सॉल्व करके आवर में निकालेंगे तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, ये आ जाएगा हमारा आवर में। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इन MX Excel व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू सेलेक्ट इंटायर रॉ? पूरे रॉ को अगर सेलेक्ट करना है तो MX Excel में कौन सा की जो है प्रेस करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस से हम लोग पूरा रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बात करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस अगर करते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस, और कंट्रोल और स्पेस हो गया तो पूरा 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 कॉलम आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड? न्यूटन, डेसिबल, सोन्स या फिर फोन्स? ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को जो मेज़र करते हैं वो करते हैं डेसिबल में। अभी हम लोगों को देखें। ठीक है, हाँ, जो नॉइस परमिसिबल नॉइस था उसका जो यूनिट था वो डेसिबल में ही था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, और इनमें से कौन रखता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अब सिलिकॉन क्यों ऐसा? सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो आप जब इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड वगैरह कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटता है, और जिसकी वजह से जो फ्री चार्जेस बोलिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, होल्स की बात करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो होता है एटॉमिक वाइब्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो याद रखना है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का काम कौन करता है? तो सिलिकॉन करता है। ठीक है, उसके पास वो क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कितने के बराबर होगा? 42 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, 42 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस, 420 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, 4.2 जूल केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक्चुअली ये जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है ये एक्चुअली हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मतलब ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब ये है कि अगर 1 kg वाटर है और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको 4200 जूल एनर्जी जो है वो खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ए मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट? मैग्नेट किस किस को अट्रैक्ट करता है? आयरन, अल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, कॉपर, टिन, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, निकल, कोबाल्ट, स्टील। ठीक है, तो मैग्नेट में एबिलिटी होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेटिक मटेरियल में के अंदर कौन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। ठीक है,
अगर स्टील नहीं दिया हुआ रहता तो आयरन रहता। तीन जो है मेनली जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें भी तीन ही एग्जांपल मिलेगा वहाँ पे, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, तो आयरन से ही बनता है स्टील। ठीक है, ये इसका एलॉय है आयरन का। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ लीवर, इनमें से कौन सा रिलेशन है जो कि लीवर का प्रिंसिपल को दर्शाता है। लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू इफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू एफर्ट आर्म बराबर इफर्ट इंटू लोड आर्म, लोड इंटू लोड आर्म बराबर लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट आर्म बराबर एफर्ट इंटू लोड आर्म। क्या होगा इसका आंसर? लीवर का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है लोड इंटू लोड आर्म बराबर एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। चाहे वो लीवर की बात करते हैं, हम लोग लीवर को क्लासीफाई करते हैं तीन क्लास में, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। ये तीनों क्लास लीवर के लिए वैलिड है कि लोड इंटू लोड आर्म बराबर एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ठीक है, और ये एक्चुअली बेस्ड किस पे है? तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है, जिसमें हम लोग ये बोलते हैं कि मोमेंटम पहले बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर है। ठीक है, व्हाट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टारगेट पॉइंट? हम लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें या सर्वे में हम लोग जो टारगेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस। क्रॉस से जो है वही है हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टारगेट पॉइंट का। क्लैम्प ऑन मीटर्स आर यूज्ड बिकॉज they use to measure very high voltage, they have convenient to measure power dissipation in the circuit, they have very accurate. Using these meters it is possible to measure current flowing in a line without breaking the circuit। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूजिंग दीज मीटर्स इट इज़ पॉसिबल टू मेजर करंट फॉलोइंग इन ए लाइन विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट। ठीक है, मीटर में जो क्लैंप यूज़ किया जाता है उसका कारण ये है कि ताकि हम लोग जो करंट जो फ्लो हो रहा है लाइन में वो उसको मेज़र किया जा सके बिना सर्किट को ब्रेक किए। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल? गुड इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए? इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है? जो करंट को कैरी नहीं करेगा। ठीक है, करंट को हुआ या फिर हीट को हुआ, ठीक है, डिपेंड करता है किस पर्सपेक्टिव से हम लोग बात कर रहे हैं, इंसुलेशन ऑफ हीट या इंसुलेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड इंसुलेटिंग मटेरियल का खूबी क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले समझिए, सबसे तो पहले है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को ब्लॉक करता हो, यानी इलेक्ट्रिक करंट को जाने आर पार नहीं होने देगा, एनर्जी लॉस को नहीं ख़त्म होने देगा। ठीक है, और क्या क्या है? हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब यह है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि उस पे से जितना भी वोल्टेज आप उससे पास करवाएं, ठीक है, वो डटे रहेगा, वो टूटेगा नहीं, माने ख़राब नहीं होगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को इस पार से उस पार नहीं होने देगा। ठीक है, तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसी को बोलते हैं। उसके बाद हाई वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, मतलब क्या होता है? चाहे उससे कितना भी वॉल्यूम का आप करंट बहाएं उससे, ठीक है, वो जैसा है वैसा ही, माने हाई रेजिस्टिव, प्रिवेंट अनवांटेड इलेक्ट्रिक करंट लीकेज, यानी कि करंट को कहीं पे भी लीकेज नहीं होने देगा। ठीक है, यानी उससे होकर के करंट पास नहीं कर पाएगा। ठीक, तो हाई वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, ठीक, मतलब करंट कितना भी अमाउंट ऑफ करंट बहा दीजिए उससे लीकेज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वेरी लो डिसिपेशन फैक्टर का मतलब क्या है? जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट एज वेस्ट इज इन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट ए लो फैक्टर इंश्योर हाई एफिशिएंसी एंड। इसका मतलब ये है कि जितना भी उससे करंट जा रहा है,
ठीक है, वो क्या होगा, डिसिपेट नहीं होगा, माने लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है इंसुलेटिंग मटेरियल का खूबी। यहाँ पे देखते हैं आप इनमें से ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई रेजिस्टिविटी, सॉरी, ठीक है, और लो डिसिपेशन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्लैंक पेज दिया है मैंने। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर 13 क्वेश्चन तक आपने देखा है, अगर यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो ठीक है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए कंप्यूटर सीपीयू कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस कॉल्ड बिट्स, बाइट्स, ट्रांजिस्टर या रजिस्टर। कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसमें बहुत छोटे छोटे स्विचेस होते हैं, मिलियंस क्वांटिटी में। ठीक है, वो एक्चुअली क्या होता है, बिट्स होता है, बाइट्स होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, वाई इज रिसाइकल्ड पेपर बैंड फॉर यूज इन फूड कंटेनर्स? बिकॉज इट मेक्स ए लॉट ऑफ स्पेस, because it create contamination, because paper can only be used once, because the paper is too thick and cannot cover the food container। क्या होगा इसका आंसर? बोला गया कि जो रिसाइकल पेपर है उसको फूड कंटेनर के तौर पे क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट क्रिएट कंटामिनेशन। ठीक है, तो जब पेपर को रिसाइकिल किया जाता है तो उसमें कुछ कुछ केमिकल्स वगैरह बच जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें प्रिंटिंग इंक्स हुए, डाइज हुए, ब्लीचिंग हुए या एडेसिव जो है उसके साथ ख़त्म नहीं होते। ठीक है, उसके बाद केमिकल माइग्रेशन की बात करें, जैसे मिनरल ऑयल है ना, और थैलेट्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं रिसाइकलिंग के बाद भी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, तो ये डायरेक्टली फूड, अगर फूड पैकेजिंग करेंगे उससे तो फूड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, हेल्थ रिस्क तो है ही कि ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायमेंशनिंग? इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है डायमेंशनिंग का? डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लेडर लाइन या फिर ऑक्सिलरी लाइन? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सिलरी लाइन। ठीक है, हम लोग जानते हैं डायमेंशन लाइन क्या होता है। ठीक है, तो डायमेंशनिंग लाइन में हम लोग डायमेंशन लाइन होता है एक, ठीक है, जिसमें जिसके ऊपर जो है डायमेंशन लिखते हैं कि कितना कितना यूनिट का है। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन लाइन क्या होता है? ठीक है, जो बतलाता है कि उसका लंबाई या चौड़ाई कितना है। ठीक है, डायमेंशन लाइन। और एक्सटेंशन लाइन देखे होंगे, ये वाला जो लाइन होता है एक्सटेंशन लाइन होता है। ठीक है, तो ये सारी जो है डायमेंशनिंग के पर्पज़ से ही होता है, डायमेंशन लाइन हो, एक्सटेंशन लाइन हो, लेडर लाइन हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लेडर लाइन। ठीक है, तो ये सारा जो है डायमेंशनिंग लाइन ही है। ऑक्सिलरी लाइन क्या होता है? जो कि प्रोजेक्ट करता है ऑक्सिलरी व्यू को किसी भी ऑब्जेक्ट का। द गवर्नमेंट पास द AIR एक्ट इन डॉट डॉट टू क्लीन अप आवर एयर बाय कंट्रोलिंग पोल्यूशन। गवर्नमेंट जो है AIR एक्ट पास करता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। कब पास करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1981 में। तो AIR एक्ट की क्या बोलते हैं इसको? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ठीक है, इसका जो मेन पर्पज़ था, मेन गोल था, वो था जो पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, एबेट करना। लेस एफर्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट मोर लोड इन फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा लीवर है, कौन से क्लास का लीवर है जिसमें हम लोग को एफर्ट कम लगाना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा सकते हैं उसमें।
ठीक है, मैंने कम लोड कम एफर्ट में कम फोर्स लगाए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड को उठा सकते हैं, वो कौन सा लीवर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास लीवर। ठीक है, देखिएगा एक्चुअली हम लोग ने अभी देखा कि फोर्स इंटू फोर्स आर्म बराबर लोड इंटू लोड आर्म। ठीक है, अब हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया है कि फोर्स आर्म कहाँ से कहाँ तक होता है, लोड आर्म का सॉरी हाँ फोर्स आर्म कहाँ से कहाँ तक होता है, या इफर्ट आर्म कहाँ से कहाँ तक होता है, और लोड आर्म कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, तो फलक्रम से इफर्ट के बीच में जो दूरी होता है उसको इफर्ट आर्म बोलते हैं। फलक्रम से लोड के बीच में जो दूरी होता है इसको लोड आर्म बोलते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है कि लोड बीच में आ जाता है। लोड बीच में आ गया तो इसका मतलब लोड और फलक्रम के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, यहीं पे बात करें फलक्रम और इफर्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी इफर्ट आर्म तो बढ़ गया बट लोड आर्म बहुत छोटा हो गया। ठीक है, इस केस में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज जिसका फॉर्मूला है इफर्ट आर्म बटे लोड आर्म। ठीक है, क्योंकि इफर्ट आर्म जो है बहुत ज़्यादा है और लोड आर्म कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वो ग्रेटर देन 1 होगा। अब जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन होगा तो इसका मतलब ये है कि हमको क्या एफर्ट जो है कम लगाना पड़ेगा लार्ज फोर्स को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो ये होता है इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो इफर्ट जो है हम लोग को इफर्ट आर्म जो है यहाँ पे बढ़ जा रहा है और लोड आर्म कम हो जा रहा है, यानी कि जो वैल्यू है वो मैकेनिकल एडवांटेज का ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग को जो इफर्ट लगाना पड़ेगा वो कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है लेस इफर्ट लगाना पड़ता है सेकंड क्लास लीवर में। यहीं पे अगर उल्टा होता कि किसमें मोर इफर्ट लगाना पड़ता है तो वो थर्ड क्लास लीवर होगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं समझा दूंगा। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 136 ग्राम मास ऑफ मर्करी व्हेन द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मर्करी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो पूछा है सॉरी वॉल्यूम निकालना है, मास दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो मास का जो फॉर्मूला होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास और डेंसिटी मेरा दिया हुआ था, मास 136 ग्राम और डेंसिटी 3.6, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। The body falls freely under the influence of gravity from a height of 200 meter. Find the time taken it to reach the ground. ठीक है, 5.8 सेकेंड, 4.4 सेकेंड, 2.7 सेकेंड या 6.4 सेकेंड। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, हाँ फ्री फॉल कर रहा है, हाइट दिया हुआ कितना, 200 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सोचना है कि 200 मीटर हाइट दिया हुआ है, मतलब हाइट दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला ऐसा लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के जो जितने भी फार्मूलाज तीन फार्मूला है, तीनों में से किसका यूज़ करेंगे। टाइम निकालने के लिए बोला है, हाइट दिया हुआ है, तो एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा। ठीक है, और इनिशियल जो फ्री फॉल के केस में जो होता है इनिशियल स्पीड वो 0 होता है। ठीक है, तो ये पूरा 0, तो बचेगा क्या, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, जी का वैल्यू 9.8 पुट करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने पे ये वाला 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो 400 हो जाएगा, 400 बटे 9.8 टी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको 40.816। अब टी स्क्वायर बराबर कितना है, 40 है, यानी 6 से ऊपर होगा, 6 होता तो 36 हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे 36 होता तो 6 का स्क्वायर होता, लेकिन 36 से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि 6 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 6 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, 6.4 है, या फिर इसको आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन इंटरनेट। इंटरनेट इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इंटरनेट को डिस्क्राइब करता है बेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
प्राइवेट नेटवर्क यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। इंट्रानेट का मतलब ये होता है, देखिए सुनिए, इंट्रानेट और इंटरनेट दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। इंट्रानेट जो होता है वो किसी प्राइवेट नेटवर्क या किसी जैसे बोले ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी नेटवर्क को चलाने के लिए, अंदरूनी कम्युनिकेट करने के लिए ये प्राइवेट नेटवर्क है, इसको बोलते हैं इंटरनेट। और इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें प्राइवेट हो, पब्लिक हो, एकेडमिक हो, बिजनेसेस है, गवर्नमेंट नेटवर्क है, सब आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंट्रानेट के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है उस पर काम होता है, ठीक है। ए मशीन part is viewed from three orthogonal perspective, front, top and side. A rectangular is seen। तो बोला गया कि एक मशीन है जिसका हम लोग ने व्यू कर रहे हैं, वो ऑर्थोगोनल पर्सपेक्टिव से व्यू कर रहे हैं, ठीक है। फ्रंट व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं और साइड व्यू देख रहे हैं। ए रेक्टेंगल इज सीन इन द साइड व्यू। साइड व्यू से देखने पे पता चला वहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। और अगर टॉप व्यू से देख रहे हैं तो सर्कल मिलता है देखने में, ठीक है। और फिर अलग जब हम लोग फिर से फ्रंट व्यू से देखते हैं तो फिर से रेक्टेंगल दिखता है, ठीक है, ठीक। हाँ, साइड व्यू से देखने पे हम लोग को रेक्टेंगल मिला, टॉप व्यू से देखने पे सर्कल मिला, फिर फ्रंट व्यू से हम लोग को रेक्टेंगल मिला। तो उस मशीन का जो पार्ट है वो पॉसिबली क्या किस शेप का होगा, स्क्वायर, पिरामिड का, कोन का, सिलेंड्रिकल या फिर क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल, क्योंकि सिलेंड्रिकल को अगर आप तो फ्रंट से देखते हैं, ठीक है, अगर फ्रंट से देखते हैं तो आपको रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक। उसके बाद आपको टॉप से देखेंगे तो सर्कुलर टाइप का दिखेगा, सर्कल दिखेगा, साइड से देखेंगे तो भी रेक्टेंगल ही दिखेगा। तो ये कौन है, सिलेंडर है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू आईसीटी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। क्लाउड स्टोरेज अलाउज यूजर्स टू स्टोर डेटा ऑनलाइन एंड एक्सेस इट फ्रॉम एनी लोकेशन विद इन एन इंटरनेट कनेक्शन। पर करके देखिए, ठीक है, कौन सा सही होगा बताइए आप इसको। ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो इनमें से इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है, इसका मतलब 3 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है, ठीक। तो इसका आंसर जो होगा सुनिएगा, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस सच एज सीडीज एंड डीवीज आर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर मॉडर्न डेज इंटरप्राइज लेवल डेटा बैकअप। सुनिएगा, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि सीडीज़ और डीवीडीज़ जो है मॉडर्न डे इंटरप्राइज में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, जबकि ये बात गलत है। सीडीज़ और डीवीडीज़ जो है पहले यूज़ हुआ करते थे और उसका स्टोरेज कम होने की वजह से आहिस्ते आहिस्ते वो मॉडर्न डेज में ख़त्म हो गया, ठीक है। बाकी सब भी ऑप्शन देखते हैं तो ये हो जाएगा गलत, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसका कैपेसिटी बहुत कम था, लो स्पीड होता था, इसकी वजह से इसको ये आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो गया है, तो मॉडर्न डेज में यूज़ नहीं होता है। उसके बाद बात करें, क्लाउड स्टोरेज यूज़ होता है यूजर्स टू स्टोर डेटा ऑनलाइन एंड एक्सेस इट फ्रॉम एनी लोकेशन विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। तो क्लाउड स्टोरेज जो है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको कहीं से भी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और एसएसडी जो होता है वो फास्टर होता है, मोर रिलायबल होता है एचडीडी से, ठीक है, बिकॉज दे हैव नो मूविंग पार्ट, यानी एसएसडी में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, जबकि एचडीडी में क्या होता है, मूविंग पार्ट्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी या रिलायबल नहीं है और स्लोअर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, फ्लैश मेमोरी जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, कॉमनली यूज्ड इन यूएसबी ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल यूनिट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, किलोवाट आवर, किलोवाट, जूल पर सेकेंड या मेगावाट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कमर्शियल यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो मेजरिंग करने का कमर्शियल यूनिट है वो है किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई 1 किलोवाट का बल्ब है
यानी कि 1000 वाट का बल्ब है, 1 घंटे तक चलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली का बिल उठेगा आपका। ठीक है। द टाइनी coiled मेटल वायर प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब इज कॉल्ड एलिमेंट, कंडक्टर, फिलामेंट या नन ऑफ these। ठीक है। तो बोला गया कि बल्ब के अंदर जो टाइनी कॉइल्ड मेटल, यानी कि बहुत पतला सा जो कॉइल्ड मेटल मिलता है, वायर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है। बल्ब में ये पतला सा तार देखे होंगे। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको फिलामेंट बोलते हैं, जो कि टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्किंग व्यू ऑफ ड्राइंग? सिलेंड्रिकल, ऑब्लिक, पर्सपेक्टिव या आइसोमेट्रिक? ड्राइंग का जो वर्किंग व्यू इनमें से जो है सिलेंड्रिकल, ऑब्लिक, पर्सपेक्टिव या आइसोमेट्रिक कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल। ठीक है। द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज यूज टू डिस्क्राइब विच काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट? हैजार्डस, टॉक्सिक, नॉन हैजार्डस या नॉन टॉक्सिक? इनमें से कौन सा ऐसा सॉलिड वेस्ट है जिसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के टर्म में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन हैजार्डस। नॉन हैजार्डस का मतलब ये होता है कि जो एवरीडे माने डेली यूज़ होने वाला जो गार्बेज वगैरह है, ठीक है, प्लास्टिक है, स्क्रैपर है, पेपर है, ठीक है, तो ये सारे नॉन हैजार्डस में आते हैं। ठीक है। मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो नॉन हैजार्डस में आएगा। बाकी बात करें हैजार्डस, टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, ये सब क्या है सुनिएगा। हैजार्डस का मतलब ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, ठीक है, मतलब आग जल्दी पकड़ लेगा, रिएक्शन कर जाएगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस है हेल्थ के लिए, ठीक है, तो ये हैजार्डस के लिस्ट में आएगा। टॉक्सिक क्या होता है फिर? ठीक है, जिससे हमारी हेल्थ ऐसे वेस्ट जिससे हमारे हेल्थ पे इश्यूज आ सकते हैं, डेथ हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ये सारे टॉक्सिक्स में आते हैं। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इंसुलेटर का? कॉपर, ब्रास, माइका या सिल्वर? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइका। माइका जो है वो एक एग्जाम्पल है इंसुलेटर का। ठीक है। स्क्वायर मीटर इज डॉट डॉट ऑफ एरिया, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए एंड बी? स्क्वायर मीटर जो है ये किस एरिया का जो यूनिट होता है, ये फंडामेंटल यूनिट होता है या डिराइव्ड यूनिट होता है? ठीक है। 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है। उन 7 में से एरिया उस लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है। तो एरिया जो है वो क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर या लेंथ इंटू विड्थ के बराबर। ठीक है। लेंथ और विड्थ जो है ये दोनों, इसका जो दोनों, ये दोनों तो है फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, जिसका ये होता है लेंथ होता है। लेकिन एरिया की बात करें तो ये ड्राइव्ड यूनिट है। निकला एरिया कहाँ से निकल रहा है? फंडामेंटल यूनिट से ही निकल रहा है, तो इसलिए इसे ये ड्राइव्ड यूनिट है। ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट को ही अगर डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, किसी के साथ, तो वो ड्राइव्ड यूनिट में आ जाता है। ऑलवेज मोर एफर्ट इज यूज टू लिफ्ट लोड इन फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर या ऑल ऑफ दीज? तो जैसा हम लोगों ने बात किया अभी कि फर्स्ट सेकंड क्लास लीवर में जो है हम लोग को एफर्ट कम लगाना पड़ता है ज़्यादा लोड उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बोला है एफर्ट ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, छोटा से छोटा लोड उठाने के लिए ज़्यादा एफर्ट अगर लगाना पड़ रहा है तो इसकी हो जाएगा थर्ड क्लास लीवर। ठीक है। थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में होता है। ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं हमेशा कि फलक्रम से दूरी देखते हैं। फलक्रम से एफर्ट का जो दूरी होता है वो होता है एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लोड का जो दूरी होता है वो होता है लोड आर्म। यहाँ देखिए तो लोड आर्म बहुत बड़ा है और एफर्ट छोटा हो जा रहा है। ठीक है। तो जब एफर्ट आर्म जो है छोटा हो जा रहा है, तो जब एफर्ट आर्म अगर छोटा हो जा रहा है, ठीक है,
इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कि इफ़र्ट आर्म, क्योंकि हम लोग देखे थे इफ़र्ट इंटू इफ़र्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। ठीक है, लोड आर्म अगर ज़्यादा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोड को कम करना पड़ेगा। ठीक है, लोड कम होना चाहिए। और उसी तरह से इफ़र्ट अगर कम है तो इफ़र्ट आर्म को बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज होता है इफ़र्ट आर्म बटे लोड आर्म। ठीक है, तो अब यहाँ से देखने को ये मिल रहा है कि जो इफ़र्ट आर्म है, इफ़र्ट आर्म जो है वो कम है और लोड आर्म वो बहुत बड़ा है। तो लोड आर्म जब ज़्यादा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। अब जब मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा किसी भी छोटे से छोटे लिफ्ट को, लोड को उठाने के लिए। ठीक है, तो थर्ड क्लास लीवर में ये होता है कि आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है छोटा से छोटा लोड को उठाने के लिए भी। ठीक है, द कलर कोड फॉर बीन्स इज़ यूज फॉर ग्लास वेस्ट, रेड, ग्रीन, येलो या ब्लू। गिलास वेस्ट के लिए जो बीन्स यूज़ किया जाता है उसका कलर कोडिंग क्या रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, तो कलर कोड जो है ग्रीन के लिए, ग्रीन जो यूज़ होता है वो गिलास वेस्ट के लिए, ब्लू जो यूज़ होता है जिसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल है, जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं उसको ब्लू के लिए। ठीक है, गिलास वेस्ट को ग्रीन के लिए। रेड जो है हेजार्डस वेस्ट है, जैसे मेडिकल वेस्ट है, बैटरीज है। ठीक है, येलो जो है वो कुछ प्लास्टिक्स और कुछ इन्फेक्शियस माने जो इन्फेक्शन पहुंचा सकता है आपको। ठीक है, बायोमेडिकल है कुछ कुछ, तो वो सारे जो है आपको येलो बीन्स में। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, इट रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो बोला गया कि एक बॉल को टावर से गिरा रहे हैं, वो 1 सेकंड पे जाके ग्राउंड को टच कर देता है, तो हाइट का टावर का हाइट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हाइट पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक बॉल को जब टावर से गिरा रहे हैं तो यू इनिशियल स्पीड तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो, हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.9 आ जाएगा। ठीक है, जी का वैल्यू हम लोग 9.8 ले रहे हैं। What is the shortcut key used to insert a hyperlink in MS Excel? MS Excel में hyperlink को insert करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+K। ठीक है, आगे, विच टाइप ऑफ फ्यूज इज़ यूज्ड इन रेसिडेंशियल वायरिंग। रेसिडेंशियल वायरिंग में किस तरह का हम लोग घर का जो घरेलू जो वायरिंग है उसमें जो फ्यूज़ यूज़ होता है वो ओपन टाइप होता है, टोटल इनक्लोज टाइप होता है, रीवायरेबल होता है, फ्यूज़ होता है, या फिर HRC फ्यूज़ होता है। ठीक है, तो रेसिडेंशियल में जो फ्यूज़ यूज़ होता है वो होता है रीवायरेबल। रीवायरेबल का मतलब क्या